Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to the Civil Point Institute इंदौर। तो अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, तो फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में, जो कि आपका एक टॉपिक है, आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली थी, और अगर आपको पिछली क्लास का कोई भी डाउट है तो आप तब तक पूछ सकते हैं, और जल्दी से हम एक बार रिकैप करते हैं जो चीजें हमने कवर की थी, और फिर हम आगे की जो चीजें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो वैसे तो आपका टॉपिक काफी छोटा है, मतलब हम ज्यादा इसमें इसको इलेबोरेट या ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे, कोशिश करेंगे कि 4 to 5 आवर्स में हम इसको खत्म कर लें, क्योंकि काफी छोटा आपके सिलेबस का एक काफी छोटा पार्ट है, तो ज्यादा इसको अगर हम डिटेल में लेकर जाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है। तो बेसिकली सेफ बेयरिंग कैपेसिटी अगर हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो क्या होती है, जो भी मैक्सिमम मैक्सिमम लोड आप सॉइल पे अप्लाई कर सकते हो सेफली, तो वो क्या हो जाएगी आपकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। या इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जो आपकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी हो सॉइल की, यानी कितना मैक्सिमम लोड हमारी जो सॉइल है वो उठा सकती है, दैट इज नोन एज बेयरिंग कैपेसिटी। और कितना मैक्सिमम लोड वो सेफली उठा सकती है, दैट इज नोन एज सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और बेयरिंग कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपका क्या है, कोई एक वेट लिफ्टर है, तो वो मैक्सिमम लोड कितना उठा सकता है, मान लीजिए 1000 केजी उठा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो 1000 केजी लोड को रोज लोड को उठाता है तो उसके इंजरी के चांसेस हो जाएंगे, तो वो सेफली 1000 केजी लोड को नहीं उठा पाएगा। या 1000 या आप 200 300 बोल सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाएगा थोड़ा सा। और बेसिकली जो आपका सेफली वो रोज 200 300 केजी के लोड को नहीं उठा सकता, लेकिन अगर हम सेफली बात करें तो 100 या 150 केजी का जो लोड है वो सेफली उठा सकता है। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और बेयरिंग कैपेसिटी में क्या फर्क होता है, बेयरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम लोड जो आपका सॉइल सस्टेन कर सकती है, पर अगर हम मैक्सिमम लोड सॉइल को सस्टेन करवा देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है उतना ही लोड हम हमारे स्ट्रक्चर को देते हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना करे। ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं पेडिस्टल के बारे में, तो पेडिस्टल क्या होता है, आपका शॉर्ट कॉलम होता है जिसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 3 से कम होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो शॉर्ट कॉलम्स होते हैं आपके, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिस्टल बोलते हैं। ठीक है। तो कई बार हमारी अगर फुटिंग जो होती है वो शॉर्ट होती है तो उनको भी हम पेडिस्टल बोल देते हैं। ठीक है। तो बेस आप पेडिस्टल को क्या बोल सकते हो, एक टाइप ऑफ शैलो फुटिंग ही बोल सकते हो। पर बेसिकली ये जो पेडिस्टल का वर्ड है अभी हम कॉलम के लिए ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलम जब जिसका आपका लैम्डा, ठीक है, यानी कि लेंथ एल इफेक्टिव और जो आपका रेडियस होता है उसका जो रेशियो है, या एल इफेक्टिव और जो आपकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन है उनका जो रेशियो अगर वो 3 से कम होता है तो उसको हम पेडिस्टल बोलते हैं। ठीक है। तो वो आपका जो पेडिस्टल है बेसिकली वो कॉलम से रिलेटेड ज्यादा होता है। ठीक है। और फाउंडेशन से थोड़ा सा रिलेटेड वो कम होता है। तो अगर पेडिस्टल के बारे में बात करें तो छोटे छोटे जो आपके कॉलम्स होते हैं उनको हम पेडिस्टल बोलते हैं, और उसमें हम कोई भी रीइंफोर्समेंट यूज नहीं करते हैं। जैसे आपने कॉलम्स देखे होंगे, उसमें आपने कहीं भी कॉलम देखे होंगे तो वहां पे हम सरिये डालते हैं, पर जो पेडिस्टल होता है उसमें हम रीइंफोर्समेंट को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और आपकी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बीच का डिफरेंस। देन हमने बात की थी कि हमारा क्या अप्रोच रहेगा, तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होता है, फिर आपकी बेयरिंग कैपेसिटी जो अलग अलग तरीके की डेफिनेशन होती है उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम इन बेयरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपके शैलो फाउंडेशन के लिए अलग मेथड्स हो जाएंगे और डीप फाउंडेशन के लिए अलग मेथड्स हो जाएंगे। ठीक है। तो बेयरिंग कैपेसिटी हमने समझ ही ली। बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जो मैक्सिमम लोड जो आपकी सॉइल के ऊपर हम लगा सकते हैं, जितने मैक्सिमम लोड में उसमें फेलियर ना आए, तो उसको हम बेयरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। और सेफली जितना लोड हमारी जो सॉइल है वो उठा सकती है, दैट इज नोन एज सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है। फिर हमने बात की थी आपकी फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन क्या होता है, देखिए फाउंडेशन आपका बेसिकली ऐसी चीज को हम बोलते हैं जो ऊपर से जो लोड आ रहा है उसको रजिस्ट करा रहा है। ठीक। बेसिकली जब हम सिविल में बात करते हैं तो हम फुटिंग को ही कई बार फाउंडेशन बोल देते हैं, लेकिन अगर हमको बिल्कुल बात करना है, फुटिंग और फाउंडेशन अलग अलग होता है। पर लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको एक ही वर्ड मान के रख चलते हैं, और आप भी उसको अभी एक ही मान के चलो ताकि आप रिलेट अच्छे से कर पाओ। ठीक है। तो फुटिंग बेसिकली जो मैनमेड होती है वो फुटिंग होती है, और फाउंडेशन जो होती है वो क्या होती है, जो नेचुरल होती है। हमारी फुटिंग या फाउंडेशन का काम क्या होता है, आपके लोड को रजिस्ट करने का। ठीक है, सिंपल।
तो फुटिंग क्या हो गई आपकी लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो कि आपके लोड को क्या करती है, सस्टेन कराती है। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि ये एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि जो ऊपर से लोड आ रहा है वो एक वाइडर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो लोड का इंपैक्ट है वो कम हो जाए, क्योंकि आपका जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, लोड अपॉन एरिया के बराबर। तो अगर आप एरिया बढ़ाते जाओगे तो जो प्रेशर है यानी जो लोड की इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ओके। शेयर एंड सेटल के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो शेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, एक तरीका होता है सॉइल के फेलियर का कि ये आपका सॉइल का मान लीजिए एक पार्टिकल है या सॉइल थोड़ी सी सॉइल है, अगर हम इसके जो प्लेन है उसके पैरेलल में फोर्स लगाएं और इसमें फेलियर हो जाए तो दैट इज नोन एज शेयर। शेयर में क्या होता है कि फोर्स हमेशा पैरेलल टू द सरफेस लग रही होती है और उस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगने की वजह से फेलियर होता है। सेटलमेंट का क्या मतलब होगा, मान लीजिए आपका पार्टिकल है, इसके ऊपर मैंने इसे लोड लगाया तो ये नीचे चला गया, तो दिस इज सेटलमेंट। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो आपकी फाइन ग्रेन सॉइल होती है, जैसे कि जो आपकी क्ले होती है, जो आपकी मिट्टी होती है, जो हम घरों में आपके पेड़ पौधों में यूज करते हैं, उसमें जो फेलियर होता है वो शेयर में होता है। ठीक है, और बाकी जो आपकी सैंड होती है, जैसे आप सैंड भी देखे होंगे, अगर आप सैंड पे खड़े होते हैं तो वो सेटल कर जाती है, तो जो आपका सैंड में फेलियर होता है वो सेटलमेंट की वजह से होता है। तो हमारी जो फुटिंग है वो दो वजहों से फेल कर सकती है, एक तो शेयर की वजह से और एक आपका सेटलमेंट की वजह से। तो उन दोनों के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, हमारी फुटिंग को डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो फिर हमने बात की थी जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाउंडेशन या जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फुटिंग बोल सकते हैं आप इसको। तो जो आपकी फुटिंग है वो शेयर फेलियर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, सेटलमेंट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए, और जो आपकी वाटर टेबल है, क्योंकि हमने देखा था, कल भी देखा था कि जो आपका अर्थ का सरफेस है उसके नीचे वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर में जब फ्लक्चुएशन आता है तो वो जो वाटर है अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे आपकी जो सॉइल है इसके ऊपर वो ऊपर की तरफ लोड लगाएगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो जिसकी वजह से आपके जो प्रेशर है उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा, नीचे से क्या होने लगेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर, जिसको हम अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं। तो जो आपका वाटर टेबल है उसके ऊपर नीचे होने से भी प्रेशर में वेरिएशन आता है, तो उसके इफेक्ट से भी हमारी जो फाउंडेशन है वो बचनी चाहिए। ठीक है, देन आपका आता है जो क्ले होती है, उसमें हम शेयर क्राइटेरिया की बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और जो सैंड होती है उसमें हम सेटलमेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं। ठीक, देन हमने देखा था टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। देखिए बेसिकली टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है, पर हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे वो किसकी कैलकुलेट करेंगे, फाउंडेशन की कैलकुलेट करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी मैक्सिमम जो लोड है या कितना मैक्सिमम प्रेशर हमारी जो फाउंडेशन है वो रजिस्ट करा पाती है। तो उसके लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सी वहां पर हम फाउंडेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो आपकी दो तरीके की फाउंडेशन होती है, एक आपकी होती है शैलो फाउंडेशन और एक होती है आपकी डीप फाउंडेशन। तो हमको पहले इनके बारे में जब जानकारी होगी तभी तो हम आगे चल के डिजाइन कर पाएंगे इनको, और जो आपकी लोड है उसको रजिस्ट करा पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में अगर आपका ये जो डेप्थ है और ये जो आपका विड्थ है, ठीक है, अगर ये आपकी फाउंडेशन है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डेप्थ हो जाएगी और ये इसकी विड्थ हो जाएगी। तो अगर डेप्थ टू विड्थ का रेशियो लेस देन 1 है तो उसको हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन, और आपका अगर डेप्थ टू विड्थ का रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम बोल देते हैं डीप फाउंडेशन। अगर काफी प्रिसाइजली हम बात करें तो ग्रेटर देन 15 जब होता है तब हम उसको बोलते हैं डीप फाउंडेशन। तो जैसे कि इस क्यूब की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका शैलो फाउंडेशन। इस पेन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, डीप फाउंडेशन। क्यों, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इसका डेप्थ और विड्थ का रेशियो लगभग लगभग क्या है, बराबर है ना, इसका डेप्थ और विड्थ बराबर है, यानी अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसको हम बोलेंगे शैलो फाउंडेशन। अगर आप इसके डेप्थ और विड्थ का रेशियो निकालेंगे तो वो काफी ज्यादा आएगा, क्योंकि इसकी जो विड्थ है ये काफी कम है और जो इसकी डेप्थ है वो काफी ज्यादा है, तो इसका रेशियो जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना, बहुत ज्यादा आएगा 1 से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डीप फाउंडेशन। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि आपकी जो शैलो फाउंडेशन होती है इनके भी कुछ टाइप होते हैं। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आता है कि हम शैलो फाउंडेशन कब प्रोवाइड करते हैं, तो हम शैलो फाउंडेशन तब प्रोवाइड करेंगे जब आपको सुटेबल डेप्थ पे स्टार्ट जो हार्ड स्ट्राटा है वो मिल जाए। ठीक है, यानी काफी जल्दी अगर आपको हार्ड स्ट्राटा मिल जाता है तो उस केस में हम शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, या जो आपका स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं उसका जो लोड है वो भी काफी कम है, तो उस केस में भी हम शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये आपकी टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन थी, तो नाम से भी आप देख सकते हैं, है ना, ये आपकी वॉल फुटिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप फाउंडेशन भी बोलते हैं, यानी इसमें जो लेंथ होती है काफी ज्यादा होती है और जो डेप्थ होती है वो कम होती है। फिर ये आपकी स्ट्रैप फुटिंग हो गई, यानी दो फाउंडेशन को हम एक की मदद से क्या कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपकी ये मैट फाउंडेशन हो गई, इसमें हम भी नीचे एक मैट बिछाते हैं और उसके ऊपर काफी सारी फाउंडेशन बना देते हैं। ये आपकी आइसोलेटेड हो गई और ये आपकी कंबाइंड हो गई। तो ये जो आपकी फुटिंग है, ठीक है, ये जो आपकी फुटिंग है
तो फुटिंग का मेनली क्या क्या हो गया, आपके जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है उसको नीचे ट्रांसफर करना। जितना मैक्सिमम लोड वो ट्रांसफर कर पाएंगी दैट इज द बेयरिंग कैपेसिटी, जितना मैक्सिमम लोड वो सेफली ट्रांसफर कर पाएंगी दैट इज नोन एज सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। क्लियर है। फिर हमने बात की थी डीप फाउंडेशन में। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सुटेबल डेप्थ पे या कम डेप्थ पे हार्ड स्ट्राटा नहीं मिलता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्सकवेशन करते जाना पड़ता है जब तक हमको हार्ड स्ट्राटा ना मिल जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट के बाद, मतलब कुछ डेप्थ के बाद हमको हार्ड स्ट्राटा मिल जाता है, तो उस केस में हम बना लेते हैं आपकी एंड बेयरिंग पाइल। ठीक है, अगर एक कंसिडरेबल डेप्थ के बाद आपको हार्ड स्ट्राटा मिल गया तो हम बना लेंगे एंड बेयरिंग पाइल, यानी कि यहाँ पे जो लोड ट्रांसफर होगा वो, जैसे ये आपकी पाइल है तो ऊपर से ये लोड आ रहा है, तो ये जो लोड ट्रांसफर होगा इसके थ्रू आपका आते हुए ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहां से लोड ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे आपका कॉलम होता है। इसी तरीके से अगर हो सकता है कभी आपको बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाने के बाद भी हार्ड स्ट्राटा नहीं मिले, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे इसी तरीके से हमारी पाइल रहेगी, नीचे कोई भी आपका हार्ड स्ट्राटा नहीं रहेगा, पर यहां पे हम क्या कर देते हैं, दांत जैसे बोलते हैं हम, खांचे जैसे बना देते हैं, ताकि ये जो साइड वाला पार्ट है उसकी वजह से हम ऊपर वाले लोड को रजिस्ट करा पाए। और कई बार ऐसा होता है कि लोड इतना ज्यादा होता है कि हमको एंड से भी बेयर कराना पड़ता है और साइड से भी बेयर कराना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी मटेरियल के हिसाब से भी डीप फाउंडेशंस के बारे में, तो वो आपकी कंक्रीट की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, कंपोजिट हो सकती है, या आपकी एक टिम्बर की भी हो सकती है। टिम्बर आप जानते होंगे, टिम्बर हम बोलते हैं वुड को, है ना। तो वुड जब हम इंडस्ट्रियल पर्पस या जब हम मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। तो ये आपकी टिम्बर की भी हो सकती है। ठीक, तो ये आपके मटेरियल के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गए, या आपके लोड ट्रांसफर के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गए। तो यहां तक हमने कवर किया था, अगर यहां तक आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए क्लियर, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नई चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिक क्या है हमको समझने का यहाँ पर, कि बेसिकली क्या समझ रहे हैं हम, कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या होती है आपकी, शैलो और डीप फाउंडेशन, और वो काम क्या कर रही हैं, आपके लोड को एक वाइडर एरिया में ट्रांसफर कर रही हैं। यानी आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो आपके जमीन के ऊपर वाला स्ट्रक्चर, उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये सुपर स्ट्रक्चर का लोड जो है वो आपका सब स्ट्रक्चर, जो नीचे वाला ये जो आपकी फाउंडेशन होती है ये आपकी सब स्ट्रक्चर होती है, तो सुपर स्ट्रक्चर का लोड जो है वो सब स्ट्रक्चर आपके हार्ड स्ट्राटा पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, ठीक है, तो काफी बेसिक है। ठीक है, ज्यादा डीप में या ज्यादा उसको हम कॉम्प्लेक्स वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक छोटा ही सा टॉपिक है आपका ये। ठीक, इसी तरीके से अभी तो हमने पहला क्लासिफिकेशन कर लिया, किसके हिसाब से, पहला क्लासिफिकेशन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, और दूसरा क्लासिफिकेशन किया हमने किस तरीके से वो लोड को ट्रांसफर कर रहा है ना। बेसिक क्या है, हमारा फाउंडेशन का काम ही क्या है, वो लोड को ट्रांसफर करेगा। थर्ड होता है कि वो किस पर्पस से बनाया गया है ना, अलग अलग हमारे पर्पसेस होते हैं। पहली होती है हमारी लोड बेयरिंग पाइल। लोड बेयरिंग पाइल यानी कि जैसे कि आपकी पाइल है, तो इसके ऊपर जो लोड आ रहा है इसको ये रजिस्ट कराएगी, है ना। तो मैक्सिमम केसेस में हमारा लोड बेयरिंग पाइल ही होती है, क्योंकि ऊपर अगर इसके कोई लोड है, जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के लोड को मुझे हार्ड स्ट्राटा तक अगर ट्रांसफर करना है, तो मैंने इसके नीचे पाइल बनाई। अब ये स्ट्रक्चर का जो लोड है ये पाइल के थ्रू होता हुआ यहाँ पे जो हार्ड स्ट्राटा है उस तक पहुंच जाएगा। तो पहला हो गया लोड बेयरिंग पाइल। ठीक, सेकंड होती है आपकी टेंशन या अपलिफ्ट पाइल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे नीचे क्या प्रेजेंट है, अगर हम जमीन के नीचे जाते हैं तो वहां पर वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर क्या करता है, अगर वाटर, जैसे आपकी बारिश हुई तो जो आपका वाटर टेबल है वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। जब आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो जो हमारे जमीन के नीचे का पानी है, जो अभी हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन जब जमीन सीपेज होते हुए, यानी आपकी जो रोड के बाजू में आपकी जो जमीन होंगी वहां से पानी जब नीचे जाएगा तो वो जो आपका पानी है वो ऊपर आएगा। तो अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए पाइल थी और पहले पानी इधर पे था, अब पानी जब ऊपर आएगा तो इसके ऊपर क्या लगाता है, एक अपलिफ्ट फोर्स लगाता है या अपलिफ्ट प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से आपकी जो पाइल है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो ऐसे केस में हम कौन सी पाइल प्रोवाइड करते हैं, ऐसे केस में हम टेंशन पाइल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम पहले ही से इतना ज्यादा लोड इसके नीचे की तरफ लगा देते हैं ताकि अगर ऊपर से भी कोई प्रेशर आएगा तो वो उसको क्या कर ले, रजिस्ट कर ले। ठीक, कई बार क्या होता है कि आपका जो नीचे का एरिया है वो बहुत लूज है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंपैक्शन पाइल प्रोवाइड करते हैं, ताकि इसके ऊपर हम इस तरीके से पाइल को इंसर्ट कराते हैं कि यहाँ का जो लूज मटेरियल है वो क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। कॉम्पैक्ट यानी कि वो डेंस हो जाए, पास पास आ जाए। तो उस केस में हम कौन सी पाइल यूज करते हैं, कंपैक्शन पाइल यूज करते हैं। इसके अलावा एक होती है आपकी फेंडर पाइल। फेंडर पाइल क्या होता है कि जैसे आपने वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर देखे होंगे, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स का मतलब आपके जो पोर्ट्स होते हैं, तो उस पोर्ट में जो आपकी शिप होती है उसको हम एक आपने देखा होगा एक ऐसे ही आपका पाइल होता है उसके ऊपर बांध देते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर में जो हम पाइल करते हैं दैट इज नोन एज फेंडर पाइल। ठीक है, एक आपकी होती है बैटरेस पाइल और एक आपकी होती है लेटरल पाइल। तो ये क्या होता है कि जब आपका इंक्लाइंड लोड आ रहा होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका
ये पाइल है, ठीक है। तो इसमें साइड से भी जो आपकी सॉइल है वो लोड लगा रही हुई है। ये आपका स्ट्रक्चर है ऊपर, ठीक है, ये हमारा सरफेस है अर्थ का या आपका ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस से जब हम नीचे गए तो कई बार जो आपका सॉइल है वो साइड की तरफ प्रेशर लगा रहा होता है, ठीक है। तो उस केस में हम यूज करते हैं आपकी लेटरल पाइल, जिसको हम बैटरेस पाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेटरल पाइल। एक और यहाँ पे तो लेटरल पाइल का क्या काम हो जाएगा, लेटरल प्रेशर जो होता है आपका, लेटरल यानी कि साइड से जो प्रेशर आता है उनको रजिस्ट कराती है ये पाइल। क्लियर। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपका टेंशन आ रहा होगा, बहुत ज्यादा नीचे से टेंशन आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेंशन पाइल। अगर नीचे का मटेरियल आपका लूज है, उसको कॉम्पैक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंपैक्शन पाइल। अगर आपका कोई वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर है, वहां पे हमको एंकरेज के लिए यूज करना है, तो हम यूज करेंगे फेंडर पाइल। और अगर आपका कोई लेटरल प्रेशर, जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, इसमें साइड से लोड आ रहा है, सॉइल जो है वो साइड से लोड लगा रही है, तो उस केस में हम यूज करते हैं लेटरल पाइल, ठीक। इसी तरीके से आपके इंस्टॉलेशन मेथड के हिसाब से भी हम पाइल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है आपका बोर्ड पाइल। बोर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने होल किया, होल करने के बाद कंक्रीट को उसके अंदर पोर कर दिया, ठीक है। तो ऐसी पाइल्स को हम बोलते हैं बोर्ड पाइल, ठीक है। या इसको हम कास्ट इन सीतू भी बोलते हैं। कास्ट इन सीतू का क्या मतलब होता है कि हम वहीं पे साइड पे जो भी हमारा जहां पे घर बन रहा है या जो भी हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वहीं पे उसको बना रहे हैं, ठीक। दूसरी होती है आपकी ड्रिवन पाइल, यानी कि ये पाइल मैं पहले से बनाकर लेके आऊंगा और सीधे ले जाके उसको ड्राइव कर दूंगा। ड्राइव कैसे करूंगा, जैसे ये मेरी पाइल है, इसको मैं हैमर्स के थ्रू नीचे ले जाऊंगा, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिवन पाइल, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है वो पीएससी का होता है, यानी प्री स्ट्रेस जो आपकी कंक्रीट होती है वो पहले से बने बनाए स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम ले जाकर असेंबल कर देते हैं। अगर आपने कोई ब्रिज बनते हुए देखा होगा तो वो क्या का होता है, वहां पे पहले बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम ले जाकर असेंबल कर देते हैं। उस तरीके से ये पाइल्स भी आपकी होती है, पहले से बनी बनाई पाइल्स होती है, उनको हम ले जाकर इंसर्ट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर को इरेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम पहले से बनी बनाई पाइल्स को ले जाकर साइट पे क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, यानी या तो हैमर के थ्रू या कोई भी लोड लगाकर उसको नीचे की तरफ इंसर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ड्रिवन पाइल। और अगर बोर्ड पाइल की हम बात करें तो पहले हम वहां पे क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, गड्ढा करेंगे और ऊपर से कंक्रीट को डालकर उसको फिल कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं बोर्ड पाइल। और कभी कभी आती हो आपकी स्क्रू पाइल, तो आपने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा कि हम ऊपर से उसको घुमाते हैं और फिर नीचे की तरफ ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पाइल है, तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर के जैसे घुमाते हुए नीचे क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन मेथड। देखिए अगर हम साइड से प्रेशर की बात करें, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए पाइल है। अब साइड से प्रेशर कब आएगा, कि जैसे आपका जो वाटर है, वाटर हमेशा ट्रेवल करने की कोशिश करता है फ्रॉम हायर हेड टू लोअर हेड। तो हो सकता है कि वाटर जो है आपका वो इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा हो, ठीक है। तो जब वो वाटर मूव कर रहा होगा तो यहां पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, है ना। तो मेनली जो सीपेज होता है उसकी वजह से हमें साइड से प्रेशर जो सॉइल है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब सीपेज क्या होता है, सीपेज होता है आपका मूवमेंट ऑफ वाटर। जो वाटर होता है वो आपके सॉइल के अंदर, जैसे अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के नीचे आपकी सॉइल है, तो जो वाटर है ना वो धीरे धीरे क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो उसको आप बोल दोगे सीपेज, है ना। कई बार वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है, जिसको हम बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। तो कौन आपका ये कॉज कराएगा लेटरल प्रेशर, ये आपका बेसिकली वाटर ही कॉज कराता है, ठीक है। तो कई कई जगहें ऐसी होती है, कभी कभी तो ये बहुत कम होता है तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं कंडीशंस में बहुत ज्यादा होता है ये प्रेशर, तो उस कंडीशन में हमको लेटरल पाइल को यूज करना होता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपकी जो पाइल है उसको हम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से भी क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सॉइल है, ऊपर से मैं ये पाइल लगा रहा हूं, तो ये इस सॉइल को साथ में लेके नीचे जाती जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट पाइल। और कभी कभी क्या होगा कि जब मैं पाइल को इंसर्ट कर रहा हूं तो ये आपकी सॉइल वहीं पे, पाइल इसके अंदर जाती जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। तो अगर वो सॉइल को अपने साथ लेकर आगे जाती जाए तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट पाइल, और अगर आपकी जो पाइल है वो सॉइल को अपने साथ लेकर ना जाए तो दैट इज नोन एज नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। तो ये आपके टोटल क्लासिफिकेशन हो जाते हैं पाइल के, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है उसके क्लासिफिकेशन दोनों के कवर हो जाते हैं, चाहे हम शैलो फाउंडेशन की बात करें चाहे हम डीप फाउंडेशन की बात करें, ठीक है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए, वो होता है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल और इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल, ठीक। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, मान लीजिए आपके सॉइल के पार्टिकल हैं, ठीक है, ऐसे आपके सॉइल के पार्टिकल हैं, तो इसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा होगा, इन सॉइल के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल स्ट्रेस।
अब इस सॉइल के ऊपर स्ट्रेस कैसे आ रहा होगा, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल है ये एक दूसरे पे स्ट्रेस लगा रहे होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये जो ऊपर वाला पार्टिकल है ये नीचे वाले पार्टिकल पे कुछ स्ट्रेस लगा रहा होगा, कुछ लोड लगा रहा होगा, ऐसे नीचे वाला पार्टिकल इसके नीचे वाले पार्टिकल पे कुछ लोड लगा रहा होगा। इस तरीके से इन पे जो टोटल लोड आ रहा होगा उसको हम बोलते हैं टोटल स्ट्रेस। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके अंदर कुछ वाटर भी होता है, तो वो जो वाटर है वो भी इनके ऊपर कुछ प्रेशर लगा रहा होता है। तो टोटल स्ट्रेस में आपका ये जो पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट फोर्स है उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है, साथ ही साथ जो आपका वाटर प्रेजेंट है आपके सॉइल के अंदर वो भी जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हमको टोटल प्रेशर मिलता है या टोटल स्ट्रेस मिलता है। लेकिन अगर इस टोटल स्ट्रेस में से मैं जो वाटर की वजह से प्रेशर आ रहा था उसको माइनस कर दूं, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। ये इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेस है, ठीक है, या जो आप बोल सकते हो कि सॉइल की जो आपके जो पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, तो अगर कहीं पे भी कोई सॉइल प्रेजेंट होगी तो उसके अंदर ये स्ट्रेस डेफिनेटली क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक, तो जितना ज्यादा इनके ऊपर स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा ये लोड को रेजिस्ट कर पाएंगी। तो सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो भी इस इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक, तो क्या होता है कि जब हम कोई फाउंडेशन को डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर मान लीजिए मैंने कोई एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये आपकी फाउंडेशन है। मतलब पहले मेरा क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसके ऊपर हम क्या, मतलब कोई स्ट्रक्चर है वो आपके फाउंडेशन के ऊपर हम बनाएंगे। तो ये हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर पे अगर लोड है, इस स्ट्रक्चर का मान लीजिए लोड है वो क्या है, पी है। तो ये जो स्ट्रक्चर का लोड आपकी ये फुटिंग तो ट्रांसफर करेगी करेगी, फुटिंग के ऊपर तो आएगा, लेकिन उसके आजू बाजू ये जो सॉइल है ये भी तो कुछ ना कुछ लोड उठाएगी। तो ये कितना लोड उठाती है, ये आपका गामा इंटू डीएफ के बराबर लोड उठाती है। अब बात आती है गामा डीएफ क्या है। तो जो आपका स्ट्रेस होता है वो किसके बराबर होता है, लोड अपॉन एरिया, या हम बोल सकते हैं प्रेशर, है ना। स्ट्रेस और प्रेशर आप एक ही मानकर चलिए। तो जो जो आपका प्रेशर होगा ये क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आपने फिजिक्स में पढ़ा हो अगर आप दूसरी ब्रांच के हैं, इफेक्ट यूनिट वेट के बारे में। यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वेट क्या होता है आपका, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यूनिट वेट का मतलब है कोई भी चीज अपने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितनी कॉम्पैक्ट है। ठीक, जैसे आपने वाटर को देखा होगा, तो वाटर का जो यूनिट वेट होता है वो कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर का अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वेट की बात करें तो वेट उसका कम होता है, वॉल्यूम उसकी ज्यादा होती है। यानी वॉल्यूम क्या, कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उस पर्टिकुलर स्पेस में, उसका जितना वेट है तो वो कम होगा। लेकिन अगर मैं किसी स्टील की बॉल की बात करूं तो वो थोड़ा सा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, यानी उसकी वॉल्यूम तो कम होगी पर उसका वेट काफी ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा मेरा यूनिट वेट होगा उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम। आपने डेंसिटी का नाम सुना होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम में उस पर्टिकुलर चीज की कितना मास प्रेजेंट है। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वेट मिल जाता है। तो जो आपका मास है वो कांस्टेंट होता है, जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो आपकी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे हम अपनी बात करें तो अगर हम अर्थ पे हैं तो हमारा वेट अलग होगा, अगर हम मून पे चले जाएंगे तो हमारा वेट अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम सॉइल के रिस्पेक्ट में बात करें तो वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी उसका जो यूनिट वेट है वो उसकी स्ट्रेंथ को भी बता रहा होगा, है ना। ये जो आपका यूनिट वेट है ये अल्टीमेटली आपके इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए मैं थोड़ी सी सॉइल लेकर आऊं, अब उस सॉइल का अगर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी काफी वो डेंस अगर होगी, है ना, उसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो, अगर ज्यादा हो, दैट मींस उसके पार्टिकल पास पास होंगे, और अगर पार्टिकल पास पास होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अगर मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो इजीली वो नहीं टूटेगी। तो अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है दैट मींस उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है और जो आपका यूनिट वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यूनिट वेट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट आपका किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ। तो उसको हमने एरिया इंटू लेंथ से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब इस वेट की वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा गामा इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एरिया एरिया कट जाएंगे, आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, गामा इंटू एल, और एल को आप क्या बोल सकते हो, एच। तो यहां पे जो आपके सॉइल की स्ट्रेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, गामा इंटू एच के बराबर होगी। ये क्लियर है कि आपकी सॉइल की जो स्ट्रेंथ है, मतलब कि सॉइल जो लोड को रजिस्ट करेगी वो किसके बराबर करेगी, गामा इंटू एच। और यहाँ एच किसके बराबर है, डीएफ के बराबर है। तो कितना रजिस्ट करेगी, गामा इंटू के बराबर सॉइल यहाँ को रजिस्ट करेगी।
लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें तो फुटिंग से मतलब है मेनली, है ना। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। आप पहले मुझे बताइए कि ये क्लियर है कि नहीं है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है वो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो हम इसको फिर से रिपीट कर लेंगे। तो अगर एक ही बार में क्लियर आ गया है तो फिर हम क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर एक बार में क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में। यूनिट वेट क्या होता है आपका, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर किसी भी वॉल्यूम में कितना वेट प्रेजेंट है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं एक स्टील की बॉल के बारे में, तो स्टील की बॉल का जो यूनिट वेट होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में बात करें तो उस वॉल्यूम में जो वेट है वो क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे यूनिट वेट आपका ज्यादा है। लेकिन अगर मैं वहीं पे एयर की बात करूं या वाटर की बात करूं, तो जैसे आपने एयर का भी एग्जांपल अगर हम लें, तो एयर का जो वेट होगा वो काफी कम होगा। लेकिन जब वो स्पेस जितना वो ऑक्यूपाई करती है वो काफी ज्यादा करती है, तो उसका यूनिट वेट काफी कम हो गया, है ना। तो जिस भी चीज का वेट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, दैट मीन उसका यूनिट वेट ज्यादा है। जिस भी चीज में वेट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं उसका यूनिट वेट ज्यादा है। तो अगर हम सॉइल का क्या, अब आपका जो सॉइल है उसके हम क्या बात कर रहे हैं, सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो भी हमको पता होना चाहिए, है ना। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो फुटिंग के नीचे वाली तो हम निकालेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेरिंग कैपेसिटी। यानी फुटिंग के नीचे जो आपकी स्ट्रेंथ है सॉइल की वो तो हमको पता करना ही है, पर फुटिंग के जो साइड में सॉइल है इसकी भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी ना। जब हम इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो फुटिंग के साइड वाली सॉइल है, क्योंकि हम फुटिंग तो पूरे स्ट्रक्चर के बराबर नहीं बना रहे, साइड में कुछ कुछ पार्ट जो है वो सॉइल का भी आ रहा है, तो वो सॉइल भी तो कुछ ना कुछ लोड को रेजिस्ट करेगी ना। अगर हमने फुटिंग रखी और इसके ऊपर मैं लोड ये लगा रहा हूं, तो इसके बाजू में जो सॉइल प्रेजेंट है, ये फुटिंग के बाजू में जो सॉइल प्रेजेंट है वो भी क्या करेगा, वो भी आपके लोड को रेजिस्ट करेगा। तो हमको वो साइड वाली जो सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता करना होगा। तो उसकी स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, यूनिट वेट जो सॉइल का है, यानी आपकी जो एक सॉइल का पार्टिकल है उसका जो वेट है, और सबको आप मिला दो तो पूरी की पूरी डेप्थ से आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो गामा इंटू डीएफ के बराबर ये जो आपकी साइड में सॉइल प्रेजेंट है इन सब का क्या हो जाएगा, इन जो सॉइल है इनको सबको अगर आपस में आप मिला दोगे तो ये टोटल सॉइल की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। बेसिकली आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, इफेक्टिव स्ट्रेस पे। और इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो दो पार्टिकल हैं सॉइल के बीच में, उनके बीच में कितना फोर्सेस प्रेजेंट हैं। जो भी आपके सॉइल के दो पार्टिकल उनके बीच में जो फोर्सेस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव स्ट्रेस। वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा, यूनिट वेट। अगर यूनिट वेट ज्यादा होगा तो उनके बीच में फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, दैट मींस अल्टीमेटली उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो गई, आपकी जो सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस है वो किसके बराबर हो गया, आपका गामा इंटू डीएफ के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो, इसको सिंपल भाषा में इतना समझिए आप कि यहां पे जो सॉइल की स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर है, देखिए डब्ल्यू तो आपका वेट है। ठीक है, वी आपकी वॉल्यूम है, गामा आपका यूनिट वेट है। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, वेट है, गामा यूनिट वेट है, वी वॉल्यूम है, एल आपकी लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह हम क्या रख सकते हैं, हाइट भी रख सकते हैं, तो लेंथ की जगह आप हाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप एच ही लिख लो यहाँ पे। और यहाँ पे जो एच है वो किसके बराबर है, आपके डीएफ के बराबर है। तो यहाँ पे जो आपकी सॉइल है उसमें जो स्ट्रेंथ होगी सॉइल की वो किसके बराबर हो गई, आपकी गामा डीएफ के बराबर हो गई। ठीक है, यूनिट वेट इनटू डेप्थ। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर सिंपल भाषा में सिर्फ यही समझना जरूरी है आपके लिए कि जो आपकी साइड की जो सॉइल है उसकी जो स्ट्रेंथ है, जितना वो लोड रेजिस्ट करेगी, दैट विल बी गामा इंटू डीएफ का यूनिट वेट हो गया, तो आपकी डेप्थ हो गई।
ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, बेसिकली आपका जो गामा डीएफ है वो यहाँ पर यूज होगा, इसलिए हमको वो समझना था। ठीक, तो सबसे पहले जो भी आपकी जितनी भी जो आपकी बेरिंग कैपेसिटी है उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस बन सकती हैं वो सारी डेफिनेशंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, तो एक एक करके हम देखते जाते हैं। सबसे पहले होती है आपकी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो कि हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम लोड या प्रेशर जो सॉइल जो है वो विथ स्टैंड कर सकती है विदाउट फेलियर। ठीक है, तो जो भी आपका मैक्सिमम लोड या प्रेशर हम आपके यहाँ पर सॉइल के ऊपर लगा सकते हैं, जो भी आपका ये स्ट्राटा है यहाँ पर हम लगा सकते हैं, दैट इज नोन एज बेरिंग कैपेसिटी। ठीक, अब इसके बाद एक होती है आपकी ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी। ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी क्या है? आपका टोटल प्रेशर, जो भी इस बेस पे आपका टोटल प्रेशर आ रहा है, मान लीजिए आपका बेस है, ठीक है, इस पे जो टोटल प्रेशर आ रहा है दैट इज नोन एज ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी या ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक, मान लीजिए ये आपकी फाउंडेशन है, ये आपका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का लोड आएगा। ठीक, ये जो फुटिंग है इसका खुद का लोड आएगा, है ना, ये हमारी मान लीजिए फाउंडेशन है, और साथ ही साथ इसके साइड में जो सॉइल है उस पे उसका भी कुछ लोड होगा। तो टोटल लोड किसके किसके बराबर हो जाएगा? एक तो जो हम ऊपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका लोड, ठीक, उसके अलावा ये जो साइड में आपकी सॉइल आ रही है इसका लोड, साथ ही साथ ये जो आपका फुटिंग का लोड है ये तीनों मिलाकर हमारे किस में आएगा? यहां पर आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई चीज है, ये आपकी कोई चीज है, और ये आपकी कोई चीज है, तो अगर हमको यहां पर लोड निकालना है तो ये प्लस ये, है ना। इसी तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर है वो मान लीजिए 1 है, ये साइड में जो सॉइल है प्रेजेंट है वो 2 हो गया, और जो फुटिंग प्रेजेंट है वो 3 हो गया। तो इन तीनों को टोटल मिलाकर जो लोड आपका बेस में आएगा इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस। ग्रॉस आपको नाम से भी समझ में आता है, ग्रॉस यानी टोटल। तो जो टोटल लोड हमारे फाउंडेशन के बेस पे आ रहा है दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। अब हम क्या करें अगर इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से देखना चाहें, तो जो आपका लोड है उसको हम डिनोट कर रहे हैं P से, साथ ही साथ आपका ये जो सॉइल प्रेजेंट है इधर पे, ये सॉइल का वेट, ठीक, प्लस आपका वेट ऑफ फुटिंग, ये जो आपकी फुटिंग हमने बनाई है इसका वेट। ठीक है, तो इन तीनों को हम प्लस करके, इन तीनों को अगर हम प्लस करके आपके एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रेशर मिल जाएगा। तो हमने लोड प्लस वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाय एरिया, तो P अपॉन BF स्क्वायर। BF स्क्वायर कैसे हो गया? एरिया अब हम कौन सा लेंगे? जो आपका जैसे मान लीजिए फुटिंग है तो ये इसकी डेप्थ हो गई, एरिया इसका एरिया कौन सा होगा? ये वाला। ये अगर फुटिंग है तो एरिया हम ये वाला लेंगे, तो ये अगर आपका BF है तो ये भी क्या होगा? BF है। तो ये जो नीचे वाला एरिया हो गया वो BF स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पर हम डेप्थ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि आपके बेस में क्या प्रेशर आ रहा है। तो बेस के साथ अगर हम बेस की बात करें तो उसके साथ कौन सा एरिया एक्सपोज हो रहा होगा? ये नीचे वाला एरिया एक्सपोज हो रहा होगा। तो नीचे आपकी एक विड्थ है और ये वाली भी हम क्या लेंगे? विड्थ लेंगे। डेप्थ क्या हो जाएगी आपकी? ये वाली। तो यहां पर जो हम एरिया से डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है आपका? BF स्क्वायर। एरिया जो आ गया वो क्या आ गया आपका? BF स्क्वायर। प्लस अगर हम वेट ऑफ सॉइल अपॉन एरिया ऑफ सॉइल, यही हमने यहां पर निकाला था, वेट अपॉन एरिया, है ना। लोड को भी हम क्या बोल सकते हैं? वेट ही बोल सकते हैं। तो वेट अपॉन एरिया, जो टोटल वेट होगा वो किसके बराबर होगा? आपके लोड के बराबर ही होगा, है ना। इसके ऊपर जो वेट आ रहा होगा वो किसके बराबर होगा? इसका लोड के बराबर ही होगा। तो ये जो आपका वेट अपॉन एरिया है इसको हमने क्या बोल दिया? यूनिट वेट, जो कि हो गया आपका गामा इंटू DF। और जो आपका वेट ऑफ फुटिंग है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसका डिजाइन कर रहे होते हैं तो वेट ऑफ जो फुटिंग है उसको हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली काफी कम होगा वो। तो ये आपका अगर टोटल हम ग्रॉस प्रेशर की बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा आपका? P अपॉन VF स्क्वायर प्लस गामा DF। ठीक, तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि टोटल प्रेशर या ग्रॉस प्रेशर किसके बराबर होगा, तो ग्रॉस प्रेशर आपका जो लोड आ रहा है पर यूनिट एरिया वो, प्लस जो आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल है वो, इन दोनों को मिला के हमारा ग्रॉस प्रेशर बनता है। ठीक है, अब अगर ये जो आपका ग्रॉस प्रेशर है इसमें से मैं ये जो सॉइल है इसको माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेट प्रेशर। ये जो आपका ग्रॉस प्रेशर है यानी कि जो टोटल प्रेशर है उसमें से अगर हम जो आपके सॉइल का प्रेशर है, जो सॉइल के ऊपर लोड आ रहा है या जो सॉइल का यूनिट वेट है उसको अगर हम माइनस कर दें तो वो क्या बन जाता है आपका? नेट प्रेशर। तो यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है? ये काफी, यहां से जो आपका डेफिनेशन है ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कभी पूछेगा आपसे ग्रॉस प्रेशर क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कि नेट प्रेशर क्या होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ग्रॉस यानी टोटल, है ना, इसको नाम से याद रखिए। ग्रॉस मतलब टोटल। टोटल में क्या क्या? आपका जो स्ट्रक्चर है वो, उसका लोड, साथ ही साथ आपकी जो फुटिंग है उसका लोड, और जो आपका सॉइल है आजू बाजू प्रेजेंट उसका लोड, उन तीनों को मिलाकर हमारे जो बेस है उस पे जो टोटल लोड आ रहा है दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रेशर। उसमें अगर हम ये जो सॉइल आ रही है उसको माइनस कर दें, साइड में जो हमारी सॉइल है हम माइनस कर दें,
तो हम बोलते हैं नेट प्रेशर या नेट प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद आता है आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो जो भी आपका इस फुटिंग इस बेस पे जो भी आपका मैक्सिमम लोड आ सकता है, ठीक है, सबसे अल्टीमेट वैल्यू, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, एक तो हो गया कि आपकी कोई फुटिंग है, आपने घर बनाया, ठीक है, अभी घर खाली है, घर में कुछ भी नहीं प्रेजेंट, ठीक, तो वो घर का लोड, उसके ऊपर आपका जो फाउंडेशन है उसका लोड, और साथ ही साथ जो सॉइल है उसका लोड। ठीक है, आपके बेस पे जो आ रहा है ये तो हम आ गया ग्रॉस। लेकिन अब वो घर आपका भर गया, उस पे आपने फर्नीचर भी रख दिया और उसमें बहुत सारे लोग भी आपके शिफ्ट हो गए, तो मैक्सिमम जिसमें जितना लोड आप उस पे लगा सकते थे वो आपने अब लगा दिया है। तो उस केस में जो आपका ग्रॉस प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर पे जो हम मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं विदाउट फेलियर, है ना, लोड तो आप कितना भी लगा सकते हो, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट के बाद जो आपका नीचे का स्ट्रक्चर है वो, या जो नीचे का आपका फाउंडेशन है वो टूट जाएगा। तो बिना टूटे जितना मैक्सिमम लोड आप लगा सकते हो उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, उसके में से भी अगर आप क्या माइनस कर दो, वेट ऑफ सॉइल फिर से अगर आप माइनस कर दो इस अल्टीमेट लोड में से, तो उसको हम बोल देते हैं नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो बेयरिंग कैपेसिटी आपकी ग्रॉस प्रेशर क्या हो गया, जो लोड आ रहा है। ठीक है, लोड आपका ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये पहले आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपकी फाउंडेशन है और ये आपका बेस है। तो अभी आपका जो इस बेस पे अगर आप लोड को कैलकुलेट करोगे तो उसको हम ग्रॉस प्रेशर बोलेंगे। अब एक केस होता है कि हम क्या करें, इसके ऊपर और लोड लगा दें, मैक्सिमम हम जितना लोड इसके ऊपर लगा दें, और आपकी जो ये सॉइल है, ये जो फाउंडेशन है, ये ना टूटे, है ना, जो आपका स्ट्राटा है वहां पे कोई भी फेलियर ना हो, तो उसको हम बोल देते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब उस मैक्सिमम लोड को लगाने के बाद अगर मैं फिर से सॉइल का जो पार्ट है उसको फिर से माइनस कर दूं, तो उसको हम बोल देंगे नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिनोट, जो जिस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं वो याद रखिएगा। जो आपका ग्रॉस प्रेशर है उसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यूजी से। क्यूजी में से अगर हमने क्या माइनस कर दिया, आपका गामा डीएफ माइनस कर दिया, तो उसको हम बोल देते हैं क्यूएन। ठीक है, इसके बाद जो आपका अल्टीमेट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू यू से। तो क्यू यू में से अगर हमने जो आपका गामा डीएफ है उसको माइनस कर दिया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यू एन यू। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है जितना वो मैक्सिमम लोड सह सकता है, तो क्या आप उसको उतना ही लोड परमिट कर दोगे। ठीक है, मान लीजिए आपका जो नीचे का बेस है उस पर आप मैक्सिमम लोड 1000 किलो लगा सकते हो, तो क्या आप आपका स्ट्रक्चर 1000 किलो का डिजाइन कर दोगे, नहीं करोगे, है ना, आप उसको सेफ रखने की कोशिश करोगे। क्योंकि अगर आपने 1000 किलो आपके जो बेस है उस पर उतना लोड लगा दिया तो फेलियर के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलें। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि हम लोड उस पर उतना कभी जाने ही ना दें जिसमें फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अप्लाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो जो फैक्टर, अगर आपकी जो अल्टीमेट कैपेसिटी है उसको अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो, तो उसको हम बोल देंगे ग्रॉस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और अगर आप नेट वाली जो है आपकी, एक क्या हो जाएगी आपकी नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। तो नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी कि जो आपकी नेट अल्टीमेट कैपेसिटी थी उसको अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगी आपकी नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर हम अल्टीमेट वाली बेयरिंग जो कैपेसिटी, जो हमारी ग्रॉस अल्टीमेट कैपेसिटी है, उसको अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक ऐसी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए आपका जो मैक्सिमम लोड है वो आ सकता है 1000 kg। ठीक है, आपने इसको एक वैल्यू से डिवाइड कर दिया, मान लीजिए आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेफ लोड हो जाएगा, कितना, 500 kg। तो 500 kg अगर आपकी फाउंडेशन पे रिपीटेडली भी आ रहा है, बार बार भी उतना लोड आप उस फाउंडेशन पे लगा रहे हो, तो उसमें फेलियर नहीं होगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम उस पर उतना ही लोड लगाएंगे जितना वो हमेशा क्या करती जाए, सस्टेन करती जाए। लेकिन अगर आप उस फाउंडेशन में 1000 ही लगाते रहोगे लोड, तो कभी ना कभी तो वो ब्रेक हो ही जाएगी, है ना, क्योंकि वो एक क्या है, अल्टीमेटली वो नेचुरल मटेरियल फाउंडेशन की बात करें,
बेस है आपका, तो कभी ना कभी तो वो ब्रेक हो ही जाएगा। तो हम उस तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, फेल हो गया, तो हमारे लिए काफी क्या हो जाएगा, खतरनाक हो सकता है वो। तो हम उसको क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए 1000 केजी उसमें मैक्सिमम लोड आधा होता है, तो हम 500 केजी मान सकते हैं कि हम मैक्सिमम लोड कितना परमिट करेंगे उस बिल्डिंग में, 500 केजी ही परमिट करेंगे। इसको ऐसे समझिए, जब आप लिफ्ट के अंदर जाते होंगे तो उस पर लिखा रहता है मैक्सिमम 100 केजी, कभी कभी होता है आपका मैक्सिमम 800 केजी, कभी कभी होता है आपका मैक्सिमम 500 केजी। तो ऐसा क्यों? अगर आप उस पे 10 लोग भी चले जाओगे, अगर आप कभी स्टेशन के लिफ्ट पे गए होगे, तो उसमें लिखा होगा मैक्सिमम 800 केजीज, पर कई बार उसमें 15 या 16 लोग भी होते हैं अंदर, पर फिर भी लिफ्ट टूटती नहीं है ना? तो फिर उसमें क्यों लिखा रहता है कि मैक्सिमम 800 केजी, है ना? उसमें या ऐसा भी क्यों लिखा रहता है कि मैक्सिमम 8%? वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो उसकी सेफ लिमिट है। अगर 8% उस पर बैठेंगे तो वो एफिशिएंटली काम करती रहेगी, लेकिन अगर आपने 8% से उसमें ज्यादा किया तो हो सकता है कि उसमें फेलियर हो जाए, पर जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, पर हो सकता है, एक चांस है, एक प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वहां पर हम लिमिट कर देते हैं। इसी तरीके से जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो सारा लोड किस पे आ रहा होता है, फाउंडेशन पे आ रहा होता है। तो अगर उस पे मैक्सिमम लोड 1000 हो सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम लोड कभी भी परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। तो हम उसमें सेफ रखेंगे। सेफ रखने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो अल्टीमेट वैल्यू है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। तो वही होती है आपकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी। अगर ग्रॉस है, जिसमें आप सॉइल को भी कंसीडर कर रहे हो, तो उसको हम बोल देंगे ग्रॉस सेफ बेरिंग कैपेसिटी। अगर आप सॉइल को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो उसको हम बोल देंगे नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम बेसिकली जो कैपेसिटी है उसमें हम प्रेशर की बात करते हैं। अगर आपको लोड निकालना है, सिर्फ एग्जैक्टली आपको लोड निकालना, अभी हम लोड पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, एरिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपको लोड निकालना है, तो जो हम ये कैपेसिटी निकालते हैं उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको लोड भी मिल जाएगा। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर चाहें तो हम इसको फिर से भी रिपीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये डेफिनेशंस आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। देखिए, सॉइल की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें आपके ऊपर से जा रही होंगी, क्योंकि बेसिकली ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हम पूरा सॉइल कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम उनके अंदर डीप में जाने लगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इसको जल्दी कवर करने का, है ना। और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन भी ना आए, क्योंकि अगर हम सिविल की बात करें तो सिलेबस काफी ज्यादा है और क्वेश्चन आपके लिमिटेड है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन भी ना बने। तो इसलिए हम ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले आपकी बेरिंग कैपेसिटी, तो बेरिंग कैपेसिटी में जो भी आपका मैक्सिमम लोड सॉइल के ऊपर आ सकता है, जो भी आपका मैक्सिमम लोड या प्रेशर जो आपकी सॉइल सस्टेन कर सकती है, दैट इज नोन एज बेरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका ग्रॉस प्रेशर। तो आपका जो फाउंडेशन है, मतलब कि ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के नीचे आपकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन के नीचे आपका ये स्ट्राटा है। तो यहाँ पे बेस पे आपकी जो फुटिंग है, फुटिंग के बेस पे जो टोटल प्रेशर आ रहा है, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस बेस पे जो आपका टोटल प्रेशर आ रहा है, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। अब इसके बाद ये जो आपका टोटल प्रेशर आ रहा है वो किसको किसको मिलाकर आ रहा है, आपका लोड, सॉइल और फुटिंग को मिलाकर आ रहा है। अगर मैं क्या करूं, यहां पर बेसिकली हम फुटिंग को तो निग्लेक्ट ही कर देते हैं हर केस में। अगर मैं यहां पर आपकी सॉइल को निग्लेक्ट कर दूं, यहां पे जो बाजू में जो आपकी सॉइल है, जिसका जो वेट है या जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर है, गामा डीएफ। तो अगर मैं ये ग्रॉस में से गामा डीएफ को माइनस कर दूं, ये गामा डीएफ क्या है, आपका सॉइल है। ठीक है, अगर मैं सॉइल को माइनस कर दूं, ये बाजू वाली सॉइल है, नीचे वाली नहीं, बाजू वाली सॉइल है, तो इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाती है, नेट प्रेशर इंटेंसिटी। तो मैंने क्या किया, क्यूजी में से इसको माइनस कर दिया। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्यूएन किसके बराबर आ जाएगा, क्यूएन का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये आपका लोड अपॉन एरिया, एरिया किसके बराबर है, बी एफ स्क्वायर। तो यहां पे आप चाहें तो लिख सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा आपका, बी एफ इंटू बी एफ। और कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं, इसको अगर आप 3D में बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ये इसको भी बी एफ बोल रहे हैं और इसको बी एफ बोल रहे हैं, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा डीएफ, डेप्थ। तो ये वाले एरिया को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो हार्ड स्टार्टर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसका बन रहा है, ये वाले एरिया का। तो इस वाले एरिया से हमने इसको लोड को डिवाइड किया, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, प्रेशर मिल गया। प्रेशर क्या होता है आपका, लोड अपॉन एरिया, कल भी हमने डिस्कस किया था प्रेशर क्या होता है, प्लस आपका जो सॉइल है, जो आजू बाजू सॉइल बची, इस सॉइल
यहाँ पे माइनस कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट पी अपॉन बी एफ स्क्वायर के बराबर हमें नेट जो आपके प्रेशर इंटेंसिटी है वो मिल जाएगा। ठीक, अब जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इस ग्रॉस प्रेशर की वो हो जाएगी आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी लिखिए आप यहाँ पर। ठीक है, अल्टीमेट भी वही होगा, आप उसको ग्रॉस भी लिख सकते हो, अल्टीमेट भी बस लिख सकते हो और अल्टीमेट ग्रॉस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्टीमेट ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी। अब इस अल्टीमेट ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी में से अगर आप सॉइल को माइनस कर दो तो वो हो जाएगी आपकी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी सॉइल का जो वेट है उसको माइनस कर दिया। ठीक, इसके बाद अब ये तो मैक्सिमम हो गया, हम मैक्सिमम अप्लाई करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे एक लिमिटेड वैल्यू में ही उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 1000 मैक्सिमम लोड आ सकता है तो उसमें हम मैक्सिमम 500 लोड को ही परमिट करेंगे। तो वो हो गई आपकी ग्रॉस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपकी नेट अल्टीमेट कैपेसिटी थी उसको हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं नेट प्रेशर that can be safely applied on footing। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो अलग अलग तरीके की सॉइल होती हैं उनकी कितनी बेयरिंग कैपेसिटी होती है ना। किलो पास्कल आपको पता होगा क्या होता है, किलो पास्कल 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, न्यूटन आपका फोर्स हो गया, मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। तो इतना न्यूटन फोर्स जो है वो आपका पर मीटर स्क्वायर ये जो आपकी सॉइल है ये सस्टेन कर लेती है। तो अगर हम बात करें सॉफ्ट क्ले के बारे में तो सॉफ्ट क्ले आपको पता है जैसे कि जहां पे हम जब एग्रीकल्चर वाले पार्ट में जो यूज होती है दैट इज नोन एज सॉफ्ट क्ले। तो सॉफ्ट क्ले जो है उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो 75 किलो पास्कल के बराबर होती है। यानी कि 75 न्यूटन जो आपका फोर्स है वो पर 75 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन फोर्स पर मीटर एरिया पर मीटर स्क्वायर एरिया वो रजिस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें आपकी फिल्म क्ले क्या होगी, थोड़ी सी हार्ड होगी है ना, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगी, थोड़ी सी क्या होगी, हार्ड होगी पर क्ले ही होगी यानी मिट्टी ही होगी। तो वो होगी आपकी 75 से 100 उसकी बेयरिंग कैपेसिटी होती है। अगर हम बात करें लूज ग्रेवल की तो लूज ग्रेवल क्या होता है, ग्रेवल यानी कि गिट्टी है ना, आपने देखा होगा गिट्टी रोड के आजू बाजू में जो गिट्टी पड़ी रहती है दैट इज नोन एज लूज ग्रेवल। तो लूज ग्रेवल की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होगी क्योंकि वो क्या है, पत्थर है। तो उसकी कैपेसिटी आपकी लगभग लगभग 200 से थोड़ी कम। और जो आपकी डेंस ग्रेवल है उसकी जो कैपेसिटी होगी, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा, अब क्लियर है। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा या थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक, तो जो आपकी सॉफ्ट क्ले है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, लेस देन 75। फिल्म क्ले की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो 75 टू 100, लूज ग्रेवल लेस देन 200, डेंस ग्रेवल 200 टू 500। ठीक है, अगर देखिए इसको थोड़ा समझने के लिए एक चीज हमको पहले समझनी होगी, वो होती है आपकी टाइप्स ऑफ सॉइल। तो अगर हम सॉइल की बात करें तो बेसिकली हमारे पास चार तरीके की सॉइल होती है। ठीक है, बेसिकली जो आपकी सॉइल होती है वो चार तरीके की होती है। पहला होता है आपका ग्रेवल जिसको हम बोलते हैं गिट्टी। ठीक, दूसरी होती है आपकी सैंड, तीसरी होती है आपकी सिल्ट और चौथी होती है आपकी क्ले। ठीक है, तो अगर जो आपका पार्टिकल साइज है किसी भी जो पार्टिकल है आपका सैंड का उसका अगर जो साइज है वो 4.75 mm से लेकर 20 mm तक है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेवल। ठीक है, अगर ये आपका 4.75 से कम है, ठीक है, 4.75 से कम है और 75 माइक्रोन
तो उसको हम बोलते हैं सैंड। अगर ये 75 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक है तो उसको हम बोलते हैं सिल्ट, और अगर ये 2 माइक्रोन से भी कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्ले। ठीक है, तो ये होती है आपकी टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ग्रेवल आपने देखा होगा, गिट्टी जो होती है ना, तो गिट्टी आपकी कहां से कहां तक होती है, 4.75 mm से लेकर वो 20 mm तक होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेवल। अगर 20 mm के भी ऊपर है तो फिर हमारा हो जाता है 20 to 80 जो होता है उसको हम बोलते हैं कोबल, और 80 से भी अगर ऊपर होता है तो उसको हम बोलते हैं बोल्डर। खैर वो लेकिन सॉइल के अंदर नहीं आएगा, लेकिन जो ग्रेवल तक है वो आपका सॉइल में होगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लूज ग्रेवल। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि इस तरीके से ग्रेवल कहीं पे होता है ना, वो लूजली, मतलब काफी ज्यादा कॉम्पैक्टेड नहीं होता, ऐसे ही पड़ा होता है। तो अगर आपका जो ग्रेवल है वो लूज है तो उस केस में जो आपकी बेरिंग कैपेसिटी होती है वो 200 होती है। ठीक, कभी कभी जो ग्रेवल है वो बिल्कुल डेंसली पैक होगा, तो उस केस में जो आपकी बेरिंग कैपेसिटी है आपके स्ट्राटा की, वो क्या हो जाएगा, 200 से लेकर 600 के बीच होगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, शुरू से जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हार्ड स्ट्राटा की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका हार्ड स्ट्राटा है, हो सकता है यहाँ पर क्ले प्रेजेंट हो, है ना। बेसिकली जो आपका स्ट्राटा है, हमेशा तो हमें हार्ड स्ट्राटा नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि आपको हार्ड स्ट्राटा ना मिले। तो जो भी आपका ये जहाँ पे हम लोड को ट्रांसफर करा रहे हैं, या तो यहाँ पे क्ले होगी, या तो यहाँ पे सैंड होगी, या तो यहाँ पर ग्रेवल होगा, या तो यहाँ पर सिल्ट होगा। तो ये चार ऑप्शन ही हमारे पास होते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपके ग्रेवल होगा या आपका क्ले होगा। सैंड और सिल्ट हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, ठीक है, पर हो सकता है सैंड और सिल्ट भी प्रेजेंट हो, पर नेचुरल कंडीशन में वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपका ग्रेवल प्रेजेंट है, सेकेंडली सैंड प्रेजेंट हो सकता है, सैंड आपने देखी होगी, रेत को हम सैंड बोलते हैं। देन आपका सिल्ट होता है। तो सिल्ट क्या होता है कि सैंड से तो फाइनर होता है, जैसे आपने पेविंग ब्लॉक्स देखे होंगे, जो हमारे रोड के बाजू में ब्लॉक्स बनते हैं, तो उसमें जो हम यूज करते हैं सैंड, वो बेसिकली आपकी सिल्ट होती है ना, उसको हम सैंड बोल देते हैं। पर ये काफी, आप बोल सकते हैं, आप पत्थर का जो अगर चूरा है बिल्कुल फाइन, आप पत्थर को लो और मिक्सी में पीस दो, जो आपको पाउडर जैसा मिलेगा उसको हम सिल्ट बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट होती है आपकी क्ले। क्ले ने आपने देखी होगी, जो बेसिकली हम कहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये चार तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है, जिसमें से आपको सॉफ्ट क्ले, फिल्म क्ले, लूज और आपको डेंस ग्रेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिले, है ना, सिल्ट प्लस क्ले देखने को मिल जाए, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी, आपकी थोड़ी सी फिल्म क्ले जैसी हो जाएगी। सैंड प्लस सिल्ट आपको देखने को मिल सकती है, ग्रेवल प्लस सैंड देखने को आपको मिल सकती है ना, बेसिकली। लेकिन आपकी ये वाली जो वैल्यूज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए। तो इसके बाद आपका आता है, ये बेरिंग कैपेसिटी भी याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बेरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे। तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, जितना आपने अभी तक समझा है उसके हिसाब से आप मुझे बताइए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। ये आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी बेरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी साइज ऑफ फुटिंग। फुटिंग जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा वो लोड को क्या कर पाएगी, ट्रांसमिट कर पाएगी। तो जितना बड़ा आपका फुटिंग होगा उतना ज्यादा बेरिंग कैपेसिटी जो होगी हमारी फुटिंग की वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, उतना ज्यादा लोड को वो ट्रांसफर कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका एरिया बढ़ता जाएगा तो लोड जो है वो भी ज्यादा वो ट्रांसफर कर पाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। सॉइल का टाइप, है ना, सेकंड हो गया आपका सॉइल टाइप। तो अगर आपकी सॉइल जो है वो, उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है, जैसे कि अगर ग्रेवल्स है ना, तो ग्रेवल है या कोई रॉक प्रेजेंट है, तो जो कैपेसिटी है बेरिंग कैपेसिटी वो ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका सैंड प्रेजेंट है या क्ले प्रेजेंट है तो बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक, थर्ड आपका टाइप ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, पाइल आप बोल रहे हैं तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं, टाइप ऑफ फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ फाउंडेशन में आपकी क्या क्या हो जाएंगी, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी, और जो आपकी डीप फाउंडेशन है उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, देन मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल सही। मॉइस्चर कंटेंट को आप किस तरीके से बताएंगे, वाटर टेबल। ठीक है, तो नीचे जो आपका वाटर टेबल है वो भी आपके जो बेरिंग कैपेसिटी है उसको इफेक्ट करेगा। जी, टेम्परेचर तो नहीं बोल सकते हम। ठीक है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा आप मुझे बताइए। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट भी आप बोल सकते हैं, है ना, बेसिकली मॉइस्चर नहीं बोलते यहाँ पे हम, वाटर प्रेशर बोलते हैं इसको। आपके सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है,
उसको हम क्या बोलेंगे, पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है आपकी बेयरिंग कैपेसिटी का टेम्परेचर के साथ। अगर आप कोई सॉइल लोगे, उसका टेम्परेचर आप अगर इंक्रीज भी करोगे तो सॉइल में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज, जला तो नहीं देंगे उसको, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आता सॉइल के अंदर कि उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए। ठीक है, हाँ, अगर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे तो आप इनडायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा तो उसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, उसका जो पोर वाटर प्रेशर है वो निकल जाएगा, तो उसकी यूनिट वेट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, पर ऐसा रेयरली होता है। हाँ, इसको आप सीजन के साथ जरूर थोड़ा सा इसको हम, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, सीजन के साथ हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेनी सीजन की, है ना, तो रेनी सीजन में आपकी वाटर टेबल ऊपर आएगी तो बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर हम बात करें समर में, तो समर में क्या होगा कि पानी जो है वो सूख जाएगा, तो उस केस में आपकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। विंटर के केस में क्या होगा, विंटर में भी आपकी ड्राइनेस ज्यादा होती है, तो वहां भी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको आप सीजन के साथ हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर ना बोल के अगर आप सीजन बोलो तो ज्यादा एक्यूरेट होगा वो। और ठीक है, तो इसको आप साइज के हिसाब से आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ फाउंडेशन में आप देख लीजिएगा कौन कौन सी, शैलो और डीप। ये आपका टाइप ऑफ फुटिंग के ही अंदर आ जाएगा, है ना। कौन से मटेरियल की आपने फुटिंग यूज किया वो आपके टाइप ऑफ फुटिंग पे ही आ जाएगा। एक आप बोल सकते हैं शेप ऑफ फुटिंग। शेप ऑफ फुटिंग जैसे कि जो आपका ट्रिपेजॉइडल फुटिंग होती है वो ज्यादा लोड रजिस्ट करा लेती है। ठीक है, और जो आपकी स्क्वायर फुटिंग है या ट्राइंगुलर फुटिंग है, तो इस पे भी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जो आप मटेरियल टाइप बोल रहे हैं वो आप इसमें बोल सकते हैं टाइप ऑफ फुटिंग के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, और कुछ। एक सबसे मेन चीज तो आप भूल ही रहे हैं। सबसे मेन चीज है आपका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, कैसा स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, तो उस पर भी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगी। अगर मान लीजिए नॉर्मल सा आपको एक छोटा सा हट बनाना है, छोटा सा घर बनाना है, तो उसमें आपको ज्यादा बेयरिंग कैपेसिटी की जरूरत नहीं है। तो बेयरिंग कैपेसिटी किस पे भी डिपेंड करेगी, आपके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो ये सारे आपके फैक्टर्स होते हैं जिन पे आपकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो कोई डाउट है यहाँ तक। ठीक है, इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम डिटर्मिनेशन शुरू करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपका 2 सेशन और होंगे जिसमें हम इसको कवर कर लेंगे और फिर बहुत सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक सेशन में हम जो बेयरिंग कैपेसिटी है शैलो फाउंडेशन की देख लेंगे, एक सेशन में हम बेयरिंग कैपेसिटी आपकी डीप फाउंडेशन की। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमने शुरू किया था हमारा, कहाँ से, आपके टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन से, है ना। तो पहला हमारा डीप फाउंडेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। आप उसको टिम्बर का बना सकते हो, स्टील का बना सकते हो, कॉन्क्रीट का बना सकते हो, आरसीसी का बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका लोड ट्रांसफर, आप किस तरीके से करा रहे हो। तो पहला हमने देखा कि जो आपकी डीप फाउंडेशन होती है वो मेनली पहले या तो आपके बेस से ट्रांसफर करा सकती है, जिसको हम बोलेंगे एंड बेयरिंग पाइल। सेकेंडली वो साइड से ट्रांसफर करा सकती है, जिसको हम बोल देंगे आपकी फ्रिक्शन पाइल। और थर्ड होता है वो दोनों साइड से और बेस से दोनों से कंबाइन करा सकती है, जिसको हम बोल देंगे आपका कंबाइन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका किस तरीके का वहां पे रिक्वायरमेंट है हमें। तो कई बार हमें लोड को ट्रांसफर करने के लिए होता है, कई बार कंपैक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया। कंपैक्ट का मतलब क्या होता है कि उसकी डेंसिटी इंक्रीज करना होता है, किसी चीज को हम दबाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैक्ट। उसके अलावा आपका टेंशन नीचे से आ रहा हो सकता है, उनवर्ड डायरेक्शन में आपका प्रेशर आ सकता है आपके वाटर टेबल या आपके सीपेज की वजह से। देन आपका फेंडर पाइल होता है जो कि वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं, और अगर लेटरल प्रेशर आता है तो हम लेटरल पाइल को यूज करते हैं। इंस्टॉलेशन मेथड के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है हमारा बोर्ड, यानी हमने क्या किया, पहले होल किया और उसके ऊपर कंक्रीट को पोर कर दिया। जैसे जिस तरीके से अगर हम बात करें, आप कुल्फी आइसक्रीम अब जमाते हैं तो वो हमारा मोल्ड होता है, उसके ऊपर हम मटेरियल को फिल कर देते हैं। उसी तरीके से अगर हम पाइल बना रहे हैं तो दैट इज नोन एज बोर्ड पाइल। ड्राइव कर रहे हैं यानी कि हमने जैसे नेल होता है उसके ऊपर हम हैमर मारते हैं, उसको ड्राइव करते हैं, तो दैट विल बी नोन एज ड्रिवन पाइल। और एक होती है आपकी स्क्रू पाइल, हमने पाइल को लिया और उसको स्क्रू ड्राइवर जैसे जैसे हम घुमाते हैं स्क्रू ड्राइवर नट को स्क्रू ड्राइवर से, तो वैसे अगर घुमा के इंस्टॉल किया तो वो हो जाएगी आपकी स्क्रू पाइल। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो जो भी आपका नीचे का मटेरियल है उसको अगर जो पाइल है वो साथ में डिस्प्लेस कराकर नीचे ले जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट पाइल। मटेरियल वहीं पे वहीं है और आपकी सिर्फ पाइल नीचे जाती जा रही है तो नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल।
ठीक है। बाकी हमने यूनिट वेट, तो यूनिट वेट सिंपल रखेंगे, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत करिएगा, ज्यादा इसमें जूझिएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि काफी ये बेसिकली आपके सॉइल का जान होता है ना यूनिट वेट की। अगर मैं बात करूं यूनिट वेट ऑफ सॉइल और इफेक्टिव स्ट्रेस, लेकिन उसके लिए हमें बहुत अच्छे से सॉइल समझना पड़ेगा, पूरा सॉइल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी आप इतना समझिए कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल की जो बेसिकली स्ट्रेंथ है वो उसका यूनिट वेट के बराबर है ना। जितना ज्यादा इसकी यूनिट वेट होगा उतनी ज्यादा उसके बीच के पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी उसका इफेक्टिव स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा उसका इफेक्टिव स्ट्रेस होगा उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो ये जो आपकी सॉइल की बाजू वाली प्रेजेंट जो फाउंडेशन फुटिंग के बाजू वाली जो सॉइल है उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज नोन एज यूनिट वेट। उसको हम क्या करेंगे, डीएफ से, जो डेप्थ जितनी प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाता है, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जब हम बेयरिंग कैपेसिटी निकाल रहे होंगे तो उस इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल को भी कंसीडरेशन में अगर ले लेते हैं तो दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर आ रहा है सॉइल का, आपके ऊपर वाले स्ट्रक्चर का और साथ ही साथ फुटिंग का, तो हो गया ग्रॉस। उसमें से अगर हम सॉइल को माइनस कर लेंगे तो वो हो जाएगा नेट। अब इस ग्रॉस में से भी जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है जिसमें फेलियर नहीं हो रहा है, या इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो फेलियर को कॉज कर दे। तो जहां पे जब आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की बोल रहे हैं तो इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस, या मिनिमम प्रेशर जो फेलियर को कॉज कर सकता है ना। मैक्सिमम प्रेशर जो सस्टेन कर सकता है या मिनिमम प्रेशर जो फेलियर को क्रॉस कर सकता है, उसको हम क्या बोल देंगे, अल्टीमेट ग्रॉस। उसमें से अगर हम सॉइल की जो स्ट्रेंथ है उसको माइनस कर दें तो वो हो जाएगी आपकी नेट अल्टीमेट कैपेसिटी। इसको अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दें तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ एक हो जाएगी आपकी ग्रॉस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, एक हो जाएगी आपकी नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बाकी ये हमने बात की आपकी जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटीज की वैल्यूज होती हैं वो हमको देखना है, और देन आपकी हमने बात की कौन कौन से फैक्टर जो कि मेजरली आपने ही मुझे बताए हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, वरना हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई चीज़ खराब लग रही है तो भी आप वो बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन की बात करेंगे। इस वाले सेशन या लास्ट सेशन से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा टॉपिक आपका बोरिंग हो सकता है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रियल वर्ल्ड से रिलेट कर लें, ताकि ज़्यादा अच्छे से आप उसको समझ पाओ। नेक्स्ट टॉपिक जो मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम कवर करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होगा, है ना। ये बेसिकली थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि अगर आप अदर ब्रांचेज में थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप पूछेगा। अगर आपको डाउट अभी नहीं आ रहा है तो अभी मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। कंपोजिट मटेरियल मीन्स जहां पर हम एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहे हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप स्टील भी यूज़ करते हो और साथ ही साथ आप कंक्रीट भी यूज करते हो। जैसे आपने अपने घर में कंस्ट्रक्शन देखा होगा, वहां पे हम सरिया भी यूज करते हैं और कंक्रीट भी यूज करते हैं। तो जब हम दो मटेरियल्स को यूज कर लेते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट बोल। ये तो एक से मटेरियल ज्यादा जब आप यूज करेंगे तो उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। तो एज पर अवर जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से भी हम इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कभी हमारे पास पैसे कम है तो हम कंक्रीट और स्टील को बस यूज़ करेंगे, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो हम स्टील को यूज़ करेंगे। लोड पे भी डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में हमारे दो कंसर्न होते हैं, एक सेफ्टी और एक इकोनॉमी। ठीक है, हमारे लिए सबसे पहला कोशिश रहेगी कि हम चीज जो हमारा मटेरियल हम बना रहे हैं उसको सेफ रखें, और दूसरा चीज कोशिश रहेगी कि हम इकोनॉमिकल रखें। तो उस वजहों से हम ये सारी जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं। ठीक है, हाँ, पाइल आप बोल सकते हो जस्ट लाइक कॉलम है, पर जो कॉलम होता है ना, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो कॉलम बेसिकली आपका सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, जो कि आपका जो ओवरऑल लोड है ना, सबसे पहले क्या होता है, आपका स्लैब होता है, स्लैब से वो लोड आता है आपके बीम्स में, और बीम का जो लोड है वो आपके कॉलम पे आता है, और कॉलम से आपके फुटिंग पे आता है। तो आप पाइल को कॉलम जैसे बोल सकते हो, पर पाइल क्या होते हैं, कॉलम से भी कई बार बहुत ज्यादा डीप होते हैं। कॉलम की तो आपकी लेंथ लिमिटेड ही होती है ना। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो लेंथ लिमिटेड ही होती है, लेकिन कई बार आपकी पाइल उससे भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप रेफरेंस बनाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। अगर आपको जैसे कॉलम के रिस्पेक्ट में फाइल को समझना है, समझिए। हमारा मेन कंसर्न है कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर हमें बनना चाहिए। आपको अगर रेफरेंस कॉलम से बनाना, आप बना लीजिए। ठीक है, कोई आप उसमें गलत नहीं है। ठीक है, पर देखिए कॉलम बेसिकली हमारा किसका होता है, कंक्रीट का ही होता है, पर पाइल तो वुड की भी होती है, स्टील की भी होती है ना, कंपोजिट भी होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉलम आपका या तो स्क्वायर तो सर्कुलर होगा, की पाइल है वो रेक्टेंगुलर भी होती है।
ट्रिपेजॉइडल भी हो सकती है, ट्रिपेजॉइडल तो खैर नहीं यूज करते हम, सर्कुलर भी हो सकती है ना, तो आप रेफरेंस ले सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो अगर कोई और डाउट नहीं है तो फिर हम सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप फिर से इसको रिवाइज करते हैं, कोई भी आप डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहें तो ग्रुप पे भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।